मेरी हालत देखकर आपको दया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय दया के पात्र वो लोग बन चुके हैं जिनकी गाड़ी अभी भी उनके लिए एक जीविका का साधन है। लेकिन दिल्ली सरकार के एक फैसले ने उनके सामने इस समय एक बहुत बड़ा वित्तीय सवाल खड़ा कर दिया है कि अब आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। क्या एक बेमतलब का खर्चा हमारे लिए फिर से बढ़ जाने वाला है, सिर्फ इसीलिए कि किसी एक रिपोर्ट में अब ये दावा किया गया है कि भैया गाड़ियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रही हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या दिल्ली में प्रदूषण का एकमात्र कारण सिर्फ गाड़ियां ही हैं? गाड़ियों को जिस तरीके से पेट्रोल डीजल दिया दिया जाना बंद किया गया है दिल्ली में, उसके ऊपर अब खुद दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग, भाजपा से जुड़े हुए लोग उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। और लोगों के मन में जो दुविधा उत्पन्न हुई है, वो भी अब निकल कर सामने आने लगी है। एंड जाहिर सी बात है, हम जानते ही हैं कि जब लोग सड़कों पर आना शुरू करते हैं तो किस प्रकार से सरकारें झुक जाती हैं। 62 लाख गाड़ियां बताई जाती हैं कि दिल्ली में इस समय अपनी उम्र की दहलीज को पार कर चुकी हैं, जिनमें से 40 लाख करीब दोपहिया हैं और 20 लाख के करीब चार पहिया हैं। अब जो व्यक्ति एक करीब 20 साल पुरानी टू व्हीलर को अभी भी इस्तेमाल कर रहा होगा, जाहिर सी बात है वो सिर्फ मज़े में तो इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। जब हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको नई गाड़ी खरीदने की इच्छा ऐसे ही होने लगती है। तो अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में भी 20 साल पुरानी गाड़ी या दोपहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी कुछ तो मजबूरी होगी। लेकिन अब उस मजबूरी के ऊपर सरकारी हथौड़ा चल रहा है, उसकी गाड़ी को कबाड़ मान लिया जा रहा है और कबाड़ के एवज में उसको कुछ चंद रुपए देकर बोल दिया जाएगा कि अब आपको नई गाड़ी की आवश्यकता है। पीयूसी सर्टिफिकेट भी यूँ तो हमारे देश में कंपलसरी है, लेकिन जब आप पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएंगे तो 150-200 रुपए में वो लोग आपको क्या बना के देते हैं, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का अगर कड़ाई से पालन हो तो शायद चीज़ें और दूसरे तरीके से भी करी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो हमारे सामने जो इस समय मुद्दा हो चुका है, हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। आप इस बात को इससे समझिए कि दिल्ली की एक सोसाइटी में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग बैंक से रिटायर्ड है। अपनी पत्नी को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए वो हर दिन घर से करीब 7 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर जाते हैं। अपने रिटायरमेंट से करीब 4 साल पहले उन्होंने डीजल वाली एक स्विफ्ट डिजायर खरीदी थी। फिलहाल अब उनके सामने मुश्किल ये खड़ी हो चुकी है कि उनको हर दिन कैब का खर्च वहन करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कार कभी भी दिल्ली सरकार जब्त करके स्क्रैप कर सकती है, यानी कि कबाड़ के लिए भेज सकती है। चावला जी की जो कार है वो अभी तक केवल 7,000 किलोमीटर ही चली है, जैसा कि कई सारे लोगों का सिनेरियो रहता है। उसमें से भी ज़्यादातर पत्नी के बीमार होने के बाद ही चली है। बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं, ऐसे में उनके सामने मुश्किल ये है कि बैंक उन्हें अब कार लोन देगी नहीं और सरकार उन्हें उनकी कार को, मतलब उसकी 10 साल की उम्र पार करने के बाद, चलाने नहीं देगी। ऐसी दशा में अब वो एक तरीके से परेशान हो चुके हैं। बुजुर्ग का कहना है कि भैया कार के बिना दिल्ली में अब अपने आप को वो बेकार सा समझ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों की इस समय यही कहानी है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, तो बहुत से छोटे काम करने वाले लोग जो कि पुरानी इको जैसी गाड़ियां रखे हुए हैं, जिसका कि इस्तेमाल वो कई तरह से करते हैं, कई लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, कई लोग ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, उनके सामने तुरंत नई गाड़ी खरीदने का एक दबाव खड़ा हो गया है। दरअसल कोर्ट और एनजीटी ने तो बहुत साल पहले, करीब 2015 में ही आदेश दे दिया था कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन नहीं चलेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकारी फैसलों का कड़ाई से पालन हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। कड़ाई से इस फैसले का पालन नहीं हुआ और यही नतीजा है कि आज की तारीख में लाखों गाड़ियां सड़कों पर ऐसे ही बेतरतीब चल रही हैं। जाहिर है कि जब से दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ऐसी गाड़ियों को सड़क से हटाने का निर्णय लिया है, प्लान बनाया है, तब से तमाम बीजेपी समर्थकों ने ही सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर तमाम ऐसे बीजेपी समर्थक हैंडल्स हैं जिन्होंने रेखा सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, कट्टर समर्थक ही जब आपके खिलाफ बोलने लगे तो आप समझ जाइए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी हैं। दिल्ली सरकार का ये फैसला 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि भैया इन पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। और इस कदम के बारे में अगर बात करें तो माना जा रहा है कि ये कदम सिर्फ और सिर्फ एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ दिल्ली में है, एनसीआर में नहीं है, मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं है। आप नोएडा जाएंगे, फरीदाबाद जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे तो वहां पर आपको पेट्रोल मिल जाएगा। सिर्फ दिल्ली रीजन में ही ये फैसला जो है इस समय अप्लाई किया गया है। बल्कि आम आदमी के साथ में सबसे बड़ा अन्याय आप इसको कह भी सकते हैं, क्योंकि अगर 62 लाख गाड़ियों की एज जो है वो खत्म हो चुकी है तो सरकार उन्हें एक साथ सीज क्यों नहीं कर लेती। जब डेटा आपके पास में है तो सीज करना तो बहुत आसान है। इसका जवाब साफ है कि सरकार के पास ना तो संसाधन है और ना ही कोई योजना है।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 2022 की नोटिस कहती है कि पुरानी गाड़ियां प्रदूषण बढ़ाती हैं, लेकिन क्या कोई ठोस डेटा है इस चीज का कि 10 साल की आयु का ही प्रदूषण का पैमाना होना चाहिए? यूरोपियन स्टडीज जो हैं, जैसे कि साइंस डायरेक्ट 2023 का हवाला देते हुए अगर हम बात करें, तो वाहन की जो माइलेज है और जो रखरखाव है वो प्रदूषण का असली कारण है। मतलब ये कि अगर मैं गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके रख रहा हूँ, उसको सही तरीके से तय स्पीड पे चला रहा हूँ, तो वो उतना प्रदूषण नहीं करती है, ना कि उम्र। जैसे मेरी गाड़ी की अगर मैं बात करूं, तो मैंने 2022 में एक गाड़ी खरीदी थी, उसको मैंने अभी बेचा है, वो 40,000 किलोमीटर चल चुकी थी। तो वो गाड़ी अभी भी एकदम फिट एंड फास्ट कंडीशन में है। इवन जो उसका जो पॉल्यूशन फिल्टर होता है ना गाड़ी का, उसका रीजनरेशन का पॉइंट तक नहीं आ पाया। मैंने उस गाड़ी को इतना अच्छे से चलाया। तो क्या वाकई में ऐसे ही किसी भी गाड़ी को स्क्रैप कर देना सही रहेगा? आप इस बारे में ये भी बताइए कि सीएनजी किट या फिर इलेक्ट्रिक कन्वर्जन जैसे ऑप्शंस आखिर क्यों नहीं दिए गए? आईओए जीपीएल की एक रिपोर्ट 2024 की कहती है कि 10 साल से नई गाड़ियों में सीएनजी किट लगाने की लागत करीब 50,000 से 70,000 रुपए के करीब है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाने के लिए जाएगा, वो एक ऐसे तबके से नहीं होगा जो कि तुरंत चुटकी बजाकर ही नई गाड़ी खरीदने के लायक हो। तो मध्यम वर्ग के लिए एक काफी किफायती योजना है सीएनजी लगाने वाली। सरकार अगर इसके ऊपर सब्सिडी दे तो लाखों लोग इसको अपनाएंगे भी, एंड ऑब्वियस सी बात है, प्रदूषण तो कम होगा ही एंड गाड़ियां भी बच जाएंगी। क्योंकि अगर इतनी सारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी तो भाई कबाड़ भी तो बढ़ेगा ना। लेकिन उस कबाड़ के लिए भी मैं आपको एक बात बताता हूं, स्क्रैप डीलर्स और सेकेंड हैंड मार्केट को यहां पर फायदा पहुंचाने की एक सीधी सीधी बात भी निकलकर सामने आ रही है। सीरो रिसाइकलिंग जैसे संगठन 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील रिसाइकल करना चाहते हैं। क्या ये पॉलिसी उनके लिए एक ट्रायल बैलून साबित हो सकती है? भाई, मिडिल क्लास की गाड़ी कमाई पर डाका डालना ये कहां तक आपको ठीक लगता है? आप तो मुझे ये बताइए। क्योंकि जो एक 10 लाख रुपए की गाड़ी आप खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए टैक्स वैक्स सब मिला के भी आपको 17-18 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गाड़ी खरीदने जाओ उसके ऊपर टैक्स, पेट्रोल भरवाने जाओ उसके ऊपर टैक्स, टोल वगैरह हम लोग देते ही सही हैं। हर चीज के ऊपर तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं। और उसके बाद आपने कोई गाड़ी खरीदी डीजल की, 4-5 साल आपने उसकी किश्त दी, 4-5 साल आपने उसको चलाया और भैया लो भैया गाड़ी हो गई कबाड़। अब ऐसे में आप मुझे बताइए कि उस वर्ग का क्या होगा जो गाड़ियों का शौकीन है और गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन करके रखता है। और सबसे बड़ी बात, क्या सड़कों पर दौड़ने वाली जो वो बसेज हैं जो कईयों साल पुरानी हो चुकी हैं, क्या वो चलना बंद हो जाएंगी? क्या ट्रक चलना बंद हो गए हैं? और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में तो भाई फाइटर प्लेन भी कितने कितने साल पुराने चल रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि 2011 का जो अन्ना हजारे आंदोलन था, उस समय लोग सड़कों पर आए थे और सरकार को झुकना पड़ गया था। अगर ये जो 62 लाख गाड़ी के मालिक हैं, ये लोग अगर एकजुट हो गए, तो ये पॉलिसी तो वापस होनी थी और ये सही हुआ भी। इस पॉलिसी को सस्पेंड तो नहीं किया गया है, लेकिन होल्ड तो कर दिया गया है। दिल्ली के मिडिल क्लास को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई आपको किस तरीके से अपनी चीजों के बारे में सजग होना है, अवेयर होना है। आप इस बारे में भी बताइए कि जो हम लोग इतनी मेहनत करके गाड़ी खरीदते हैं, क्या उसको सिर्फ उम्र के नाम पर खत्म कर देना एक बहुत बड़ा न्याय है? क्या हमारी आवाज को अब इसी तरीके से दबाया जाएगा? सवाल दरअसल यह है कि क्या दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर सकती है? क्या सरकार कोई दूसरा उपाय नहीं निकाल सकती? क्योंकि अब तो सरकार में बैठे हुए लोग ही इसके ऊपर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। प्रवेश वर्मा का एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। क्योंकि जो कैमरेस इन गाड़ियों को डिटेक्ट करने के लिए लगाए गए हैं, वो कैमरे भी सही तरीके से गाड़ी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है दिल्ली का, वो जाकर कोर्ट में बोल रहा है कि भैया हमें तो अधिकार ही नहीं है इस चीज को करने का, और हमारे ही ऊपर कार्रवाई करी जा रही है फिर इस चीज को लेकर। तो यहां पर ऐसा लगता है कि होमवर्क भी सरकार की तरफ से पूरा तरीके से किया नहीं गया है। भारत में अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो ये इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जो कि जीडीपी में करीब 7.1% का कंट्रीब्यूशन देता है और 3.7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार भी देता है। हाल के सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना मजबूत हुआ है कि वो सरकार से अपनी मांगों को पूरी करवाने और अपने फायदे के लिए नीतियां बनवा सकता है। एक कारण यह भी निकल कर आ रहा है कि सरकार की नीतियों और ऑटो लॉबी, इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसआईएएम के बीच में जो संबंध है, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेष रूप से पर्यावरण नियम, इलेक्ट्रिक वाहन की नीतियों और पुराने वाहनों पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि सरकार ऑटो लॉबी के दबाव में काम कर रही है। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल लगातार नीचे जा रही है। इसीलिए लोगों को लगता है कि कहीं सरकार का यह कदम कार कंपनियों के दबाव में तो नहीं लिया जा रहा। ऑटो लॉबी, विशेष रूप से एसआईएएम, भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन करती है, जिसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां नीतियों को प्रभावित करने के लिए सरकार के साथ में नियमित चर्चा भी करती हैं।
जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो 2025 में सरकार ने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी CAFE नियमों के तहत 2027 तक कार्बन एमिशन को 33% तक कम करने का एक प्रपोजल रखा था, जिसे SIAM ने अति आक्रामक बताकर 15% की कटौती का सुझाव दिया। इसलिए एक्स पर एक हैंडल ने लिखा था कि आज सरकार गाड़ियों की एज तय कर रही है। नाम पर्यावरण का है, लेकिन खेल सिर्फ ऑटो माफिया का है। इसी तरह एक हैंडल ने यह भी लिखा था कि सरकार को ऑटोमोबाइल लॉबी और ऐप बेस्ड टैक्सी लॉबीज ने खरीद लिया है। भारत में आज भी डेवलप कंट्रीज की तुलना में कार को एक लग्जरी आइटम के तौर पर ही देखा जाता है। यहाँ पर अभी भी लोग उसको सिर्फ एक काम के जरिए के तौर पर नहीं देखते। यहाँ अभी भी एक लग्जरी आइटम है और सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक है। यही कारण है कि छोटी कारें यहाँ सक्सेस नहीं होती। टाटा नैनो के फ्लॉप होने का कारण यही था। 2025 में भारत में प्रति 1000 लोगों पर केवल 26 कारें थी, जबकि अमेरिका में ये संख्या 800 से भी ज्यादा है। मारुति सुजुकी की बिक्री और टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति साफ तौर पर दर्शाती है कि कारें मिडिल क्लास के लिए उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन अधिकांश भारतीयों के लिए अभी भी एक लग्जरी आइटम ही है। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी को बैन करना मिडिल क्लास की जेब पर एक हमले की तरह है। कार खरीदने के लिए लोग अक्सर कर्जा लेते हैं और ये उनकी लाइफ की एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक होती है। हमारे कल्चर में पुरानी चीज़ों को सहेजने की एक बहुत अच्छी आदत है, फिर चाहे वो गाड़ी हो या कपड़े। पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और निम्न मिडिल क्लास को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर भी करता है, जो महंगाई 2024 में 5 से 6% और कर्ज के बोझ में और इजाफा करेगा। एक और हिंदुत्व समर्थक हैंडल लिखते हैं कि भैया, एक तरफ सरकार मानती है कि भारत इतना भूखा नंगा देश है कि यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज नहीं दोगे तो पूरा नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वो यहाँ के लोगों को इतना अमीर भी मानती है कि ये लोग हर 10 साल में एक नई गाड़ी ले सकते हैं। मोदी सरकार के कट्टर समर्थक एक और हैंडल ने लिखा कि आज सरकार गाड़ियों की आयु तय कर रही है, कल आपके घर में फ्रिज, AC और कंप्यूटर की भी आयु तय करेगी। विज्ञान और शोध का हवाला देकर गाड़ी का प्रदूषण चेक करके काम करने की जगह कार की एज तय कर रहे हैं। यहां पर आगे ये भी लिखा था कि सड़क और पुल की आयु चेक नहीं करते, जो बनते ही जिनमें छेद हो जाते हैं। बिजली 10 बार कटेगी दिन में, ताकि इन्वर्टर और बैटरी वालों का उद्योग चलता रहे। एक और ट्वीट में लिखा हुआ था कि यमुना साफ नहीं हुई, बारिशों में सड़कों पर पानी भर गया, नाले साफ होते नहीं हैं, कूड़े के पहाड़ लगते जा रहे हैं, घरों में गंदा पानी बह रहा है, स्कूलों में टीचर्स नहीं आ रहे और इन सब समस्याओं का उपाय है कि आप पुरानी गाड़ी ना चलाएं। जाहिर है कि सरकार के खिलाफ अब उनके ही लोग घरों से निकलने लगे हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ तो गलती कर दी है। बात भी सही है, आखिर 50 से 60 साल पुराने फाइटर प्लेन जब चल सकते हैं तो 30 साल पुराने यात्री विमान भी चल सकते हैं। पर तो फिर किसी आधार पर 10 साल पुरानी कारों को सड़क से हटाना कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला लगता है। अगर नियमों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है तो कारों को क्यों नहीं मिल सकता। जैसे अगर हम लोग पॉल्यूशन की ही बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि व्हीकल एमिशन होता है, भाई बहुत हद तक पॉल्यूशन होता है, मैं तो ये साफ तौर पर बोल रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा जो पराली जलाई जाती है वो एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो रोड बनाए जा रहे हैं, जो लगातार कंस्ट्रक्शन दिल्ली में किया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एमिशंस को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली इसी जगह में तो वो बहुत ज़्यादा होता है। इन सब के अलावा थर्मल पावर प्लांट्स हैं, गार्बेज बर्निंग है एंड इवन फायर क्रैकर्स भी जो दिवाली के टाइम पर जलाए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को स्पाइक करते ही हैं। और यही बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ये प्लान है ना, ये बैकफायर कर रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास के ऊपर एक बहुत बड़ा लोड दे रहा है। मिडिल क्लास के लिए ये एक बड़ा झटका है। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स यहाँ पर लगा के रखी हुई हैं और आपने एकदम से उसको इस तरीके से कर दिया। इसलिए एक सर्वे में बताया जा रहा है कि 79% दिल्ली के जो लोग हैं वो इस रूल के खिलाफ हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का रिफंड या फिर कंपनसेशन का भी प्लान नहीं रखा है। भाई रोड टैक्स जो लोगों ने पहले से ही पे किया हुआ है, तो ये मिडिल क्लास के लिए तो कहीं ना कहीं अनफेयर ही है। PUC सर्टिफिकेट को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। भाई एक वर्ग तो ये भी बोल रहा है कि अगर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड है तो व्हीकल की एज के बेसिस पे आप बैन कैसे लगा रहे हैं। भाई ये तो टोटली इलॉजिकल बात हो रही है। इन सब के अलावा दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है कि इतने सारे लोग जो अपनी गाड़ी छोड़ देंगे उसको हैंडल कर सकेंगे। लोग कैसे कम्यूट करेंगे, ये अपना एक बड़ा सवाल है। और फिर इस फैसले से उन लोगों के ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा जो पैसे वाले हैं। भाई जो पैसे वाले लोग हैं वो तो इजीली नई गाड़ी खरीद सकते हैं या EVs के ऊपर स्विच कर सकते हैं, उनके लिए ये बैन कोई बड़ी बात नहीं है। लग्जरी SUVs वाले तो वैसे भी अपनी गाड़ियां अपडेट करते ही रहते हैं। हाई इनकम फैमिलीज के पास ऑलरेडी 2 या 3 गाड़ियां होती हैं, सो एक बैन होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
वहीं अगर हम लोग बीपीएल कार्ड होल्डर्स की बात करें, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये लोग ज़्यादातर टू व्हीलर या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करते हैं। ये बैन उन पर डायरेक्टली उतना असर नहीं डालेगा क्योंकि उनके पास में ओल्ड व्हीकल्स होते भी नहीं हैं, और अगर होते भी तो बहुत लिमिटेड होते। प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि फ्री बस राइड्स स्पेशली फॉर वुमेन उनको सपोर्ट ही करती हैं, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवरलोड हो गया तो थोड़ी दिक्कत सरकार के सामने आ जाएगी। तो मिडिल क्लास के लिए तो देखिए ये फाइनेंशियल बर्डन भी है, इसके अलावा लाइवलीहुड को भी इम्पैक्ट करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल ग्लिचेस भी इसमें बहुत सारे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने अभी इस बैन को होल्ड पे रखा है आफ्टर पब्लिक आउटरीच और टेक्निकल इश्यूज की वजह से। एनवायरमेंटल मिनिस्टर मनिंदर सिंह सिरसा और सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वो लोग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, जैसे एमिशन बेस्ड पॉलिसीज या फिर बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब तक ये सॉल्यूशंस नहीं आ जाते, मिडिल क्लास के लिए ये प्लान तो बड़ा झोल बन ही गया है। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि इस प्लान के ऊपर होल्ड लगने के पहले 80 लोगों की गाड़ियां दिल्ली में ऑलरेडी जब्त करी जा चुकी हैं। 62 लाख गाड़ियां हैं ओवरेज, पर 80 लोगों की गाड़ी जो है वो जब्त की जा चुकी है। तो अब उनकी गाड़ियों का क्या होगा जनाब?